मैं एक अमीर औरत के घर में कुछ पैसे चुराने के लिए चुपके से घुसा था, लेकिन उस आलीशान विला के अंदर की हालत देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया, जो उसकी कचरा पट्टी से कम नहीं था। एक 6 पैक एब्स वाले चोर के रूप में, जिसे साफ सफाई की बीमारी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूरी दोपहर उसके घर की क्लीनिंग करता रहा। जाते जाते मैंने एक नोट भी छोड़ दिया, जिसमें उसे दुनिया की सबसे गंदी औरत कहा और लिखा कि मैं अपनी सैलरी के रूप में 1895 युआन ले रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि अब भी मैंने दुकान पर नूडल्स का कटोरा उठाया ही था कि अगले ही पल पुलिस ने मेरे कंधे को कसकर दबोच लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि येपचीथू ने न सिर्फ मौके पर ही पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली, बल्कि उसके बाद वह हर दिन मुझे लंच और वॉक के लिए इनवाइट करने लगी। हर बार वह खुद ही बिल पे करती थी, जब तक कि वह रेड वाइन मेरे गले से नीचे नहीं उतर गई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं सच जानकर दंग रह गया। मैं तो बहुत पहले ही उसका शिकार बन चुका था। मेरा नाम चांग वेई है और मैं ताले तोड़ने के अपने हुनर से पेट पालता हूँ, लेकिन इस हुनर का इस्तेमाल कभी भी सही काम के लिए नहीं हुआ। मुसीबत यह थी कि गांव में मेरी माँ साल भर बीमार रहती थी और उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत था। हर महीने जो कुछ सिक्के मैं कमाता था वे हॉस्पिटल के उस अंतहीन ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं थे। जब इंसान को बिल्कुल कोने में धकेल दिया जाए तो उसके पास अपनी इज्जत या साख की परवाह करने की ताकत कहां बचती है। इस बार मेरा टारगेट शहर के वेस्ट साइड में एक लग्जरी अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 04 था। घर की मालकिन का नाम बहुत खूबसूरत था, येपचीथू। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, उसका चेहरा किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत था। सिर्फ नाम सुनने से ही एक बेहद अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल फील आता था। मैंने पूरे 2 हफ्तों तक उसका पीछा किया था। उसका डेली रूटीन एक अलार्म क्लॉक की तरह परफेक्ट था। सुबह 9 बजे जाना, शाम 6 बजे आना। वह एक परफेक्ट ऑफिस गोअर थी जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। इस तरह के टारगेट पर हाथ साफ करने में रिस्क बहुत कम था और यह सचमुच मेरे लिए एक परफेक्ट मौका था। आज जाल फेंकने का सही टाइम था। मैंने अपार्टमेंट की लॉबी तक उसका पीछा किया। उस पतली और खूबसूरत पीठ को बेसमेंट गैरेज की तरफ मुड़ते हुए देखकर मैंने अपने मन में पूरे 10 मिनट गिने, ताकि यह पक्का हो सके कि वह वापस नहीं आएगी। इसके बाद मैंने अपनी कैप को नीचे खींचा और आराम से ऊपर चला गया। टूल्स को चुपचाप लॉक के अंदर डाला गया, कलाई को कुछ बार धीरे से घुमाया और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा आसानी से खुल गया। मैं अंदर सरक गया और हाथ से दरवाजा वापस बंद कर लिया। पूरा मूवमेंट पानी के बहाव की तरह स्मूथ था, लेकिन अगले ही सेकंड रात के बचे हुए खाने की खट्टी बदबू, बिना धुले गंदे कपड़ों की स्मेल और परफ्यूम की महक से मिक्स होकर एक अजीब सा मिक्स सेंट सीधे मेरे चेहरे पर आया। मैं एंट्रेंस पर ही जम गया। मुझे लगा कि मैं किसी गलत दरवाजे से एक कचरा डंपिंग ग्राउंड में आ गया हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल के यंगस्टर्स के घर थोड़े बिखरे होते हैं, लेकिन इस लेवल की गंदगी देखना मेरे लिए भी पहली बार था, जबकि मैं खुद को दुनिया का एक एक्सपीरियंस्ड बंदा मानता हूँ। सोफे पर कपड़ों का ढेर पहाड़ की तरह लगा हुआ था। यह पहचानना नामुमकिन था कि कौन सा साफ है और कौन सा बदबूदार है। टी टेबल पर लंच बॉक्स एक के ऊपर एक रखे थे और उनके अंदर अभी भी बचा हुआ खाना था। कुछ बॉक्स में तो फंगस भी लग चुकी थी। फ्लोर पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कैंडी के रैपर्स, कॉस्मेटिक की बोतलें और एक्सप्रेस डिलीवरी के कार्टन चारों तरफ बिखरे पड़े थे। मुझे तो शक होने लगा कि क्या वह अपने घर में कभी जमीन पर चलती भी है या फिर वह हवा में उड़ती रहती है। शिट, क्या यह सच में उस येपचीथू नाम की परी का घर है? उसकी वह ग्रेस कहाँ गई? क्या वह इस घर के माहौल में गायब हो गई? मेरी प्रोफेशनल एथिक्स तुरंत फिजिकल डिस्कम्फर्ट की एक तेज लहर में डूब गई। मेरी रगों में बसी साफ सफाई की आदत इस हद तक गंदे एनवायरनमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में एक अनजानी आग भड़क उठी। इतना खूबसूरत घर जिसमें दोनों तरफ से अच्छी वेंटिलेशन थी और इंटीरियर भी इतना शानदार था, वह इसे पिगस्टी कैसे बना सकती है? ठीक है, तुम जीत गई। चोरी का काम अभी के लिए साइड में रखते हैं। अगर इस जगह को इंसानों के रहने लायक साफ नहीं किया गया तो चोरी करने के लिए पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। अगर यह बात बाहर फैल गई तो इस प्रोफेशन की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपने टूल बैग को दरवाजे के कोने में फेंक कर मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और काम पर लग गया। मैं शाम के 4:30 बजे तक लगातार मेहनत करता रहा। मैं चांग वेई, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का जो साल भर काम करके 6 पैक एब्स वाली बॉडी पा चुका है, एक मेल थीफ होकर भी येपचीथू के विला में पसीने से तरबतर होकर एक वॉलंटियर क्लीनर की तरह काम कर रहा था। कचरा साफ करना, टेबल पोंछना, पोछा लगाना और उन महंगे दिखने वाले कपड़ों को अलग अलग कैटेगराइज करना मेरा काम बन चुका था। किसे हैंगर में टांगना है और किसे वॉश करने के लिए अलग रखना है, सब मैंने किया। किचन के सिंक में बर्तन इतने दिनों से भीगे थे कि उनमें फंगस उगने वाली थी। बाथरूम में जाने पर वॉश बेसिन पर कॉस्मेटिक्स की बोतलें बिखरी पड़ी थी। मैं काम करते करते मन ही मन गालियां दे रहा था। यह काम 18 ताले तोड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला था। जब मैंने आखिरी कचरे के बैग को बांधा तो खिड़की के बाहर अंधेरा छाने लगा था। अपने सामने चमचमाते लिविंग रूम को देखकर, जिसका फ्लोर इतना साफ था कि उसमें चेहरा देखा जा सकता था, मुझे राहत मिली। सब कुछ सलीके से अरेंज था और हवा में अब सिर्फ फ्लोर क्लीनर की लेमन फ्रेश खुशबू बची थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे अंदर अचीवमेंट की एक अजीब सी फीलिंग आई। ये सच में बहुत थका देने वाला था। मैं कुछ कीमती सामान ढूंढने के लिए उसके बेडरूम में गया। बेडसाइड टेबल के दराज में कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। काफी ढूंढने के बाद कैश ज्यादा नहीं मिला। टोटल 1895 युआन थे। हाथ में पैसे लेकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। चलो ठीक है, इसे इस भाई की मजदूरी समझ लेते हैं। हालांकि ये पेमेंट मेरी मेहनत के मुकाबले बहुत कम थी। मैंने एक स्टिकी नोट ढूंढा और अपनी उस लिखावट में, जिसे मैं काफी स्टाइलिश समझता हूँ, एक मैसेज छोड़
छोड़ दिया। इतना खूबसूरत घर होने के बाद भी तुमने इसकी क्या हालत बना रखी है। मुझ जैसा चोर भी इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही तुम ऑफिस गई मैंने सफाई शुरू कर दी। पूरा दिन लग गया इसे ठीक करने में। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। दराज में रखे ये कुछ पैसे मेरी लेबर कॉस्ट। फ्यूचर में अगर सच में टाइम ना मिले तो एक पार्ट टाइम मेड हायर कर लेना। उस गुस्से और केयर से भरे नोट को टी टेबल पर पटक कर मैंने 1895 युआन अपनी जेब में डाले, अपना टूल बैग उठाया और अपनी थकी हुई बॉडी को लेकर उस बैटल ग्राउंड से बाहर निकल गया जहां मैंने पूरा दिन बिताया था। येपचीथू अपनी थकी हुई बॉडी के साथ घिसटते हुए अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंची। आज ऑफिस का काम बहुत ज्यादा था और उसे लग रहा था कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इस समय उसका एकमात्र थॉट अपनी हील्स को लात मारकर उतारना और उन सॉफ्ट कपड़ों के ढेर में खुद को डुबोकर सो जाना था। उसने लॉक में चाबी लगाई। एक हल्की सी टर्न के साथ क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुला, लेकिन रात के बचे खाने और परफ्यूम की वह जानी पहचानी मिक्स बदबू उसके चेहरे पर नहीं आई जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय लेमन की एक हल्की और फ्रेश खुशबू हवा में तैर रही थी। येपचीथू के कदम हवा में ही रुक गए। क्या यह सच में मेरा घर है? उसे मानो करंट लगा हो। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींचे और हैरान होकर रूम नंबर 1704 को देखा। कोई गलती नहीं थी, यह बिल्कुल मेरा ही घर था। उसने फिर से सावधानी से अपना आधा शरीर अंदर डाला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह फ्लोर जो पहले हर तरह के सामान से ढका रहता था अब आईने की तरह चमक रहा था। उसमें उसकी सरप्राइज्ड शक्ल साफ दिख रही थी। सोफे पर कपड़ों का पहाड़ गायब हो चुका था, जिसे सोफे का ओरिजिनल लग्जरी फैब्रिक दिखाई दे रहा था। टी टेबल को देखकर तो वह लगभग भूल ही गई थी। उसकी टेबल कांच की थी। वह किसी नई जगह आए मेहमान की तरह दबे पांव अंदर गई। उसे डर था कि कहीं वह इस साफ सुथरे माहौल को गंदा न कर दे। उसने धीमी आवाज में कहा, ओह माय गॉड। उसकी नजर में आने वाली हर चीज इतनी परफेक्टली अरेंज थी कि वह बेडरूम की तरफ भागी। उसका बेड जो हमेशा बिखरा रहता था अब बिल्कुल फ्लैट और साफ था। यहाँ तक कि ब्लैंकेट के कोने भी सलीके से मोड़े गए। उसकी उंगलियां कांपते हुए वार्डरोब के दरवाजे पर गईं। अंदर के कपड़े कलर और सीजन के हिसाब से परफेक्टली हैंग किए गए थे। यहाँ तक कि उसके कार्टून प्रिंट वाले अंडरवियर और लेसी लॉन्जरे भी बहुत करीने से फोल्ड करके एक अलग सेक्शन में रखे थे। उनसे फ्रेश डिटर्जेंट और धूप की खुशबू आ रही थी। उसने अपने गालों पर हाथ रख लिया और उसे अपने पैरों से लेकर सिर तक एक गर्माहट महसूस हुई। किचन में जाने पर तो यकीन करना और भी मुश्किल था। गैस स्टोव चमक रहा था और चिमनी का कवर इतना साफ था कि उसमें चेहरा दिख रहा था। सिंक से बर्तनों का पहाड़ गायब था और रैक सूखी और साफ थी। क्या यह कोई जादुई परी थी जो उसकी मदद करने आई थी, या ऑफिस का कोई कलीग था जो उसे सीक्रेटली पसंद करता था? लेकिन चाबियां तो सिर्फ दो ही थी, एक उसके पास और दूसरी। जैसे ही उसके दिमाग का सीपीयू ओवरलोड होने वाला था उसकी नजर लिविंग रूम की साफ टी टेबल पर पड़ी। वहां एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टिकी नोट रखा था। वह आगे बढ़ी और उसने नोट उठाया। उस पर लिखी हैंडराइटिंग काफी स्टाइलिश थी। इतना खूबसूरत घर होने के बाद भी तुमने इसकी क्या हालत बना रखी है। मुझ जैसा चोर भी इसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही तुम ऑफिस गई मैंने सफाई शुरू कर दी। पूरा दिन लग गया इसे ठीक करने में। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। दराज में रखे ये 1000 से ज्यादा युआन मेरी लेबर कॉस्ट। फ्यूचर में अगर सच में टाइम ना मिले तो एक पार्ट टाइम मेड हायर कर लेना। एक चोर का ये नोट पढ़कर येपचीथू अचानक होश में आई और बेडरूम की तरफ भागकर बेड साइड टेबल की दराज को खोल दिया। अंदर बिखरे हुए पैसे गायब थे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। घर में चोरी हुई थी, लेकिन इस चोर को क्या कोई बीमारी थी? ज्वेलरी और गैजेट्स को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ 2000 युआन से कम कैश लिया और बदले में घर की ऐसी डीप क्लीनिंग करके गया जो कोई प्रोफेशनल भी ना कर पाए। ऊपर से एक नोट छोड़कर उसे एडवाइस भी दे गया। क्या इस सिचुएशन में कुछ अजीब नहीं था? उसे अचानक लिविंग रूम के फिल्टर में छिपा छोटा हिडन कैमरा याद आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो फुटेज चेक की। उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया। स्क्रीन पर एक लंबे कद का आदमी उसके जाने के तुरंत बाद बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ताला तोड़कर अंदर घुसता हुआ दिखा। येपचीथू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा कि घर में घुसने के बाद उस आदमी का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ देर पहले उसका था। वह बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। कैमरे ने उसके चेहरे के शौक और उस लाचारी को साफ कैप्चर किया था। इसके बाद एक मजेदार सीन शुरू हुआ। उसने तुरंत चोरी के लिए सामान ढूंढना शुरू नहीं किया, बल्कि वह हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और घर की गंदगी पर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर उसने जैसे कोई बड़ा डिसीजन लिया हो और अपना टूल बैग दरवाजे के पास फेंक दिया। इसके बाद कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वह क्लीनिंग इंडस्ट्री का एक चमत्कार। कचरा फेंकना, टेबल पोंछना, पोछा लगाना, कपड़ों को अरेंज करना, उसका हर एक्शन बहुत ही परफेक्ट और डिटेल्ड था। खासकर जब उसने उस आदमी को कैमरे में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए लेकिन बहुत ही केयरफुली उसके लॉन्जरे और उन पर्सनल कपड़ों को धोते हुए देखा जो उसने यहाँ वहां फेंके थे, तो येपचीथू के गाल शर्म से लाल हो गए। ये सचमुच बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन न जाने क्यों स्क्रीन पर उस अजनबी आदमी की पसीने से तरपीठ को देखते हुए, जो कभी किसी जिद्दी दाग से परेशान होकर इरिटेट हो रहा था तो कभी किसी कोने को साफ करके मुस्कुरा रहा था, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। उसका काम करने का तरीका, उसकी मस्कुलर बॉडी के कट और जब वह झुकता था तो उसके एब्स की झलक, यह सब देखकर उसने खुद को रोका। मैं यह क्या सोच रही हूँ, वह एक चोर है। वीडियो का आखिरी सीन उस मोमेंट पर रुका जब वह आदमी पैसे लेकर बाहर जा रहा था। येपचीथू फोन को पकड़े हुए सोफे पर सिमट गई। उसका दिल कंट्रोल से बाहर धड़क रहा था। उसका दिमाग बार बार उसी सीन को लूप में प्ले कर रहा था। एक हैंडसम और डैशिंग आदमी जो साफ सफाई के अपने अजीब
अजीब से जुनून के साथ इतने अनोखे तरीके से उसकी लाइफ में एंटर कर चुका था। वह जितना सोचती उसके गाल उतने ही गर्म होते जाते। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने मन ही मन एक फैसला किया। उसकी उंगलियों ने फोन को अनलॉक किया और उसकी आवाज में घबराहट और एक्साइटमेंट थी। हेलो, क्या यह पुलिस स्टेशन है? मुझे एक केस रिपोर्ट करना है। मेरे घर में एक बहुत ही अजीब चोर आया था। येपचीतू के घर से निकलने के बाद सड़कों पर रात हो चुकी थी। मैं फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। जेब में 1000 से ज्यादा युआन थे, लेकिन मुझे अपनी जेब बहुत भारी लग रही थी। ये पैसों का वजन नहीं था, बल्कि मेरे दिल की बेचैनी थी। इस डील में मुझे सचमुच भारी नुकसान हुआ था। अगर यह बात मेरे प्रोफेशन के बाकी लोगों को पता चली तो वे हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। वह इंसान जो फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से पूरी तरह टूट चुका था, वह मैं था। और मेरा पेट भी भूख के मारे पीठ से सट गया था। गली के कोने पर चिरपरिचित ओल्ड चेन की नूडल शॉप देखकर मेरे दिमाग के सोचने से पहले ही मेरे पैर खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। ओनर, एक बड़ा बाउल बीफ नूडल्स देना, एक्स्ट्रा एग भी डाल देना, मैंने उस ओनैली टेबल पर पैसे पटकते हुए कहा। मेरी आवाज से साफ पता चल रहा था कि पूरे दिन की क्लीनिंग के बाद मैं कितना थक चुका था। ओल्ड चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी लाया। लिटिल वेई, आज तुम बहुत थके हुए दिख रहे हो। मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं एक खाली कोने में गया और चेयर पर बैठ गया। शॉप के अंदर से बोन ब्रोथ की तेज खुशबू आ रही थी और शहर की वह जानी पहचानी हलचल महसूस हो रही थी। इस माहौल ने मुझे थोड़ा रिलैक्स किया कि फाइनली मैं येपचीतू के घर के उस बैटल ग्राउंड से निकलकर रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। गर्मा गर्म नूडल्स का बाउल बहुत जल्दी मेरे सामने आ गया। मैंने स्पून उठाया, नूडल्स को थोड़ा मिक्स किया और गर्म भाप को फूंक मारकर खाने ही वाला था। ठीक इसी समय पुलिस की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग अचानक अंदर घुस आए। कोई हिलेगा नहीं। पुलिस, मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि मेरे दोनों हाथों को झटके से पीछे खींच लिया गया। एक क्लिक की आवाज के साथ ठंडी हथकड़ी ने मेरी कलाइयों को जकड़ लिया। नूडल्स जो मेरे मुंह के पास थे वे सीधे बाउल में जा गिरे और सूप के कुछ ड्रॉप्स बाहर छिटक गए। शॉप में मौजूद सभी कस्टमर्स दंग रह गए और सबकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। मेरा दिमाग एक झटके में पूरी तरह ब्लैंक हो गया। इस प्रोफेशन में पकड़े जाना तो तय ही होता है। रात में जो ज्यादा घूमता है उसका सामना कभी न कभी भूत से होता ही है। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? कैमरा, हाँ बिल्कुल पक्का कैमरा था। येपचीतू के घर में जरूर कोई हिडन कैमरा था। शिट, मैं बस सफाई करने में इतना बिजी हो गया कि अपने प्रोफेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक गाइडलाइन ही भूल गया। एक यंग पुलिस ऑफिसर ने सीरियस होकर मुझसे पूछताछ की। चांग चांग वेई। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये पकड़े जाने की शर्म नहीं थी, बल्कि इस तरह से अरेस्ट होने का तरीका मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था। क्या आज दोपहर आप ले कांगवेन अपार्टमेंट के रूम नंबर 1704 में घुसे थे? ऑफिसर ने आगे सवाल किया। हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कैमरे ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया होगा। जब सारे एविडेंस सामने हो तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए चलो। दो पुलिस ऑफिसर्स मुझे शॉप से बाहर ले गए और पुलिस कार में बैठा दिया। कार की विंडो से मैंने देखा कि सड़क पर लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे थे और ओल्ड चेन का चेहरा सरप्राइज और दुख से भरा हुआ था। सब खत्म हो गया। इस बार मैं सच में फंस गया। इलीगल एंट्री और चोरी, भले ही अमाउंट छोटा था, लेकिन यह मुझे जेल भेजने के लिए काफी था। मेरी बूढ़ी माँ अभी भी हॉस्पिटल में सर्जरी के पैसों का वेट कर रही थी। मैं सच में एक बेकार इंसान हूँ। इंट्रोगेशन रूम की तेज लाइट के नीचे बैठे हुए मैंने पूरी कहानी सच सच बता दी। एक भी वर्ड नहीं छुपाया। इसमें यह भी शामिल था कि मैंने लॉक कैसे तोड़ा, अंदर की सिचुएशन देखकर मैं कैसे हैरान रह गया और न जाने क्या सोचकर मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी। फिर मैंने 1895 युआन को अपनी सर्विस फीस मानकर रख लिया और उसे गंदी औरत बोलते हुए एक नोट भी छोड़ दिया। केस हैंडल कर रहे पुलिस ऑफिसर ने जब यह सुना तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। वह साफ तौर पर हंसना चाहते थे, लेकिन अपनी हंसी रोकने की वजह से उनका चेहरा अजीब बन गया था। चांगवेई, आपने जो किया उसे चोरी के बीच में अपना माइंड चेंज करके सोशल सर्विस करना या दूसरों की हेल्प करना माना जाए क्या? मैंने रो उतरा चेहरा बनाकर जवाब दिया, सर मैं अपना क्राइम एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे हाथ सच में रुक नहीं पाए जब मैंने इतनी गंदगी देखी। मैंने उन पैसों में से एक कॉइन भी टच नहीं किया है। वे अभी भी मेरी पॉकेट में है। मैं सब वापस करने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मुझे लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया। मैं उस हार्ड बेड पर लेटा हुआ आंखें फाड़े सीलिंग को देख रहा था और मेरे दिल में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। अगली सुबह जब मैं लेटा हुआ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था तब ड्यूटी ऑफिसर वहां आया। चांगवेई, जरा बाहर आओ। मुझे लगा कि शायद फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मैं उदास मन से सिर झुकाए उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन किसे पता था कि विजिटिंग रूम में यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर्स के अलावा एक लेडी भी खड़ी थी। विजिटिंग रूम के माहौल में एक अजीब सी नर्वसनेस और टेंशन महसूस हो रही थी। मैंने अपना सिर झुका लिया और बस अपनी नजरों के कोने से उस ग्रेसफुल फिगर को देखा। आज येपचीतू ने एक लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। इस समय वह एक ऑफिसर के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी साफ दिख रही थी। चांगवेई, सही कहा ना? एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी आवाज बुलंद की। हमारे वेरिफिकेशन और मिस येपचीतू के साथ डायरेक्ट बातचीत के बाद कुछ चीजें हैं जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं अपने फाइनल जजमेंट का वेट करने लगा। सबसे पहले, हमारे लोकल रूल्स के मुताबिक चोरी के मामले में क्रिमिनल केस तभी बनता है जब अमाउंट 2000 युआन से ज्यादा हो। ऑफिसर थोड़ा रुके, उनकी नजर मुझ पर गई और फिर उन्होंने
येप चीथू की तरफ देखा। आपने उस दिन जो कैश लिया था मिस येप ने उसे कंफर्म किया है। टोटल अमाउंट 1895 युआन है। ये अमाउंट सच में क्रिमिनल लिमिट से कम है। इसके बाद ऑफिसर की आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। मिस येप चीथू ने पूरी सिचुएशन को समझने के बाद खुद अपनी मर्जी से एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती और आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगी। ये सुनकर मैंने तुरंत अपना सिर उठाया और यकीन न होने वाली नजरों से येप चीथू को देखा। उसने भी उसी पल चुपके से मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें बीच में ही मिल गईं और वह एक छोटे हिरण की तरह डर कर तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गोरे गालों पर एक साफ दिखने वाली लाली छा गई थी। मैंने येप चीथू के घर का ताला तोड़ा था और उसके 1000 से ज्यादा युआन ले लिए थे। उसने न सिर्फ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि उल्टा कंप्लेंट भी वापस ले ली। फाइनली ऑफिसर ने अपना गला साफ किया और अपने चेहरे को सीरियस बनाए रखने की कोशिश की। आपका यह एक्शन भले ही इलीगल ट्रेसपासिंग और चोरी की इंटेंशन के अंडर आता है, लेकिन इस केस की सिचुएशन सच में बहुत अजीब और स्पेशल है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑफेंस है, आपका बिहेवियर भी काफी हेल्पफुल रहा है और अमाउंट भी क्रिमिनल लिमिट से कम है। ऊपर से विक्टिम ने आपको पूरी तरह माफ कर दिया है। हमारी टीम ने डिस्कशन के बाद इस मामले में अपना फाइनल डिसीजन लिया है। आपको सभी क्रिमिनल चार्जेस से फ्री किया जाता है। कोई क्रिमिनल केस नहीं, मैं बिल्कुल सेफ था। ये सरप्राइजिंग खुशी इतनी बड़ी थी कि सीधे मेरे सिर पर आ गिरी और मेरा सिर चकराने लगा। लेकिन तभी ऑफिसर की आवाज का टोन अचानक बदल गया। कानून बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। किसी दूसरे के घर में इलीगल एंट्री करना अपने आप में ही कानून का एक साफ उल्लंघन है। आपके इस एक्शन के स्पेशल कैरेक्टर और सोशल ऑनर्डर पर पड़ने वाले इसके इम्पैक्ट को देखते हुए हमने फाइनली आपको पनिशमेंट देने का डिसीजन लिया है। आपको 15 दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में भेजा जाता है। साथ ही जरूरी लीगल एजुकेशन भी दी जाएगी। उम्मीद है कि आप अपनी गलती पर गहराई से सोचेंगे। इसके बाद अपना सिर ऊंचा करके एक सही रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ जी। जेल जाने की उस बड़ी सजा के मुकाबले जो मेरे सिर पर मंडरा रही थी, ये 15 दिनों की कस्टडी तो ऐसी थी जैसे किसी डेथ पेनल्टी को सीधे सबसे लाइट पनिशमेंट में बदल दिया गया हो। ये इतनी हल्की थी कि मैं खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा था। मुझे यह मंजूर है, मैं अपनी गलती पर जरूर गहराई से सोचूंगा। गवर्नमेंट का थैंक यू, ऑफिसर्स का थैंक यू। मैंने लगातार अपना सिर हिलाते हुए कहा। मेरे दिल पर जो एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था वह फाइनली सेफली नीचे उतर चुका था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मैं कस्टडी रूम में अपनी हाजिरी लगाने के लिए ड्यूटी ऑफिसर के पीछे पीछे चल पड़ा। जिस मोमेंट मैं येप चीथू के पास से गुजरा, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने अपनी उलझनों से भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वह, मिस येप, आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैंने किसी तरह ये एक लाइन बोली। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसके सामने कैसा चेहरा बनाकर खड़ा हो। इस विक्टिम के साथ चोरी करने के लिए इलीगल एंट्री करने के बाद एंड में मुझे क्रिमिनल चार्जेस से फ्री होने का लेटर मिल गया था और साथ ही 15 दिनों का एक वेकेशन पैकेज भी गिफ्ट में मिला था, जिसमें रहना खाना फ्री था और साथ में लीगल एजुकेशन भी थी। मेरा यह एक्सपीरियंस सच में दुनिया में सबसे यूनिक था। येप चीथू ने अपना चेहरा उठाया। उसके गालों की लाली अभी तक पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। उसने जल्दी से अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, एक्चुअली मुझे आपका थैंक यू कहना चाहिए मेरे घर को इतनी अच्छी तरह साफ करने के लिए। इससे पहले मेरा घर कभी भी इतना सलीके से अरेंज नहीं रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। पास खड़े ड्यूटी ऑफिसर ने सिचुएशन को संभालते हुए खांसने की एक्टिंग की। मैं जल्दी से ऑफिसर के पीछे चल पड़ा। मेरे दिल के अंदर जैसे सारे मसालों के डिब्बे एक साथ खुल गए थे, जिसमें नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा सब कुछ मिक्स हो गया था। इस लेडी के दिमाग का स्ट्रक्चर आखिर किस तरह का बना हुआ है। कस्टडी रूम में वे 15 दिन धीरे धीरे बीत गए। हर दिन लीगल एजुकेशन की पढ़ाई करने के अलावा बाकी का सारा टाइम मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचने में बिताता था। मैंने अब पूरी तरह से मन बना लिया था। इस तरह के गलत कामों को मैं अब कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस बार तो किस्मत अच्छी थी जो बच गया। अगली बार सिचुएशन क्या होगी यह कोई नहीं बता सकता। भले ही हॉस्पिटल में एडमिट मेरी बूढ़ी माँ के लिए ही सही, मुझे जीने के लिए एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी जॉब ढूंढनी ही होगी। जब मैं जेल के मेन गेट से बाहर निकला तो बाहर की धूप आंखों को चौंधिया रही थी। मैंने फ्रीडम की उस ताजी हवा में एक गहरी सांस ली और अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही मैं सड़क के कोने पर पहुंचा, एक चमचमाती व्हाइट पोर्श कार धीरे से आकर मेरे ठीक पास रुक गई। कार की विंडो का ग्लास धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर से येप चीथू का अट्रैक्टिव और फ्रेश चेहरा दिखाई दिया। चांगवेई, तुम बाहर आ गए। मैं वहीं पर जम गया। मेरे दिमाग में खतरे का अलार्म जोरों से बजने लगा। ये लड़की अब क्या नया ड्रामा कर रही है? मिस येप, आपको मुझसे कोई काम है क्या? ये केस तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है ना? वह अब मुझसे क्यों मिलना चाहती है? येप चीथू ने अपने नीचे के होंठ को दांतों से दबाया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया हो। वह, तुम्हारी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें लंच पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। इसे बस एक थैंक यू समझ लो। पिछली बार तुमने मेरे घर को साफ करने में जो मेहनत की थी उसके लिए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे शक हुआ कि कहीं मेरे कानों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक विक्टिम खुद चोर को पार्टी के लिए इन्वाइट कर रही थी और रीजन ये था कि चोर ने उसके घर में इलीगल एंट्री करके वहां की सफाई की थी। वह, मिस येप, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। पास्ट में मैंने जो किया, अरे छोड़ो भी, पास्ट की बातें अब भूल जाओ। कंप्लेंट वापस लेने का लेटर तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तुम बस यह बताओ कि तुम मेरी बात मान रहे हो या नहीं। उसका बात करने का तरीका थोड़ा जिद्दी और क्यूट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा वेटिंग पीरियड था और साथ ही
भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसे कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता था। उसके इस अंदाज को देखकर मैं जैसे अपना होश खो बैठा। न जाने क्या सोचकर मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है फिर। मैंने नर्वस होकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। कार के अंदर बिल्कुल वैसी ही फ्रेश खुशबू आ रही थी जैसी सफाई के बाद उसके घर में थी। लेमन की फ्रेशनेस के साथ उसके परफ्यूम की एक अट्रैक्टिव महक मिक्स थी। कंफर्टेबल सीट और कार का लग्जरी इंटीरियर मुझे और ज्यादा नर्वस कर रहा था। जेल से अभी अभी छूटा हुआ मेरे जैसा एक आम लड़का इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक लग्जरी कार में बैठा था। ये सचमुच एक बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन था। येपचीथू भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था और पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा रखा था, लेकिन बीच बीच में वह अपनी नजरों के कोने से चुपके से मुझे देख लेती थी। फाइनली कार एक बहुत ही लग्जरी और ट्रेडिशनल होम स्टाइल रेस्टोरेंट के सामने रुकी। बाहर का माहौल बहुत ही शांत और क्लासिक और अंदर का प्राइवेट केबिन तो और भी ज्यादा शानदार था। मैं आमतौर पर जिन छोटे और लोकल ढाबों पर जाता था उसके मुकाबले यह एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। मेन्यू देखते समय उसकी नजरें प्राइस लिस्ट पर बिल्कुल भी नहीं रुकी। वह डिशेज के नाम पानी के बहाव की तरह लगातार बोलती चली गई। क्या तुम्हें भी कुछ ऑर्डर करना है? मैंने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहा। कुछ भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय जो सीन था उसे देखकर मेरे पास डिशेज पर ध्यान देने का बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। मेरे सिर में तो बस यह अजीब सिचुएशन ही घूम रही थी। जब एक एक करके सारी डिशेज टेबल पर सर्व कर दी गई तो उस प्राइवेट केबिन में सिर्फ हम दो ही रह गए। वहां का अजीब और रोमांटिक माहौल और भी ज्यादा गहरा हो गया। टेबल पर बेहतरीन टेस्ट वाले शानदार खानों का ढेर लगा था, लेकिन जब मैं उन्हें अपने मुंह में डाल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बेजान चीज चबा रहा हूँ। वह मिस येप, आपने मेरी हेल्प क्यों की और मुझे इस लंच पर क्यों इनवाइट किया? आखिर मैं तो बस एक। वे आखिरी दो वर्ड्स मेरे मुंह तक आकर भी बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन उसका दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ था। येपचीथू के गालों पर एक हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने अपनी स्पून से बाउल के राइस को अनजाने में थोड़ा हिलाया और अपनी आवाज को बहुत धीमा कर लिया। स्टार्टिंग में मुझे सच में बहुत गुस्सा आया था और मैं सचमुच डर भी गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने कैमरा फुटेज दोबारा देखी तो मुझे लगा कि आप बहुत अजीब इंसान हैं। आप बुरे इंसान नहीं लगते। वह थोड़ी देर रुकी। उसने अपना चेहरा उठाया और अपनी चमकती हुई आंखों से सीधे मेरी तरफ देखा। क्या आपने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो विक्टिम के घर की डीप क्लीनिंग करने में अपना पूरा दिन लगा दे और एंड में एक स्टिकी नोट छोड़कर उसे एडवाइस भी दे? क्या आपको पता है, जब आप पोछा लगाते समय जिद्दी दागों को देखकर अजीब अजीब चेहरे बना रहे थे और जब आप मेरे लॉन्जरे को सलीके से अरेंज कर रहे थे, उस समय आपके चेहरे का वह चिढ़ा हुआ और सीरियस एक्सप्रेशन वह कितना फनी लग रहा था? आपको अंदाजा है? उसका यह बोलना था कि मेरे चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी। मेरे गले से लेकर फोरहेड तक पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सच में उसने कैमरे का एक एक शॉट खंगाल कर देख लिया था, यहाँ तक कि वे छोटी छोटी डिटेल्स भी। ये तो सच में बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग था। वह तो बस मेरी ओसीडी की बीमारी अचानक बढ़ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। मैंने अपनी तरफ से बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन येपचीथू ने अचानक एक बहुत ही प्यारी स्माइल दी। मुझे पता था, इसीलिए मुझे आप बहुत स्पेशल लगे। उसने मेरी प्लेट में थोड़ी और डिश सर्व। अब उसका बात करने का टोन पहले से काफी रिलैक्स हो चुका था। वैसे देखा जाए तो मुझे आपका थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन जब मैं घर आई और दरवाजा खोला तो वह साफ सफाई देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने चुपके से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की, जिससे मुझे पता चला कि आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट और आपको पैसों की बहुत जरूरत है। ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अलर्ट होकर उसकी तरफ देखा। आपने मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली? मैं? आप ज्यादा मत सोचिए, मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती थी। आपकी माँ के हॉस्पिटल का बिल मैंने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया है। आपको फिलहाल इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हॉस्पिटल का बिल उसने मेरी जगह पे कर दिया था? ये बात मेरे कानों में किसी बम की तरह फटी। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारा कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ऊपर से मैं तो एक। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत अपनी बात रखी। येपचीथू ने मेरी बात बीच में ही काट दी। वह थोड़ा आगे झुकी और मेरे करीब आ गई। उसके परफ्यूम की खुशबू के साथ उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छूने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अट्रैक्शन और अपनापन था। मैंने कहा ना कि मैंने ये पैसे आपको उधार दिए हैं, फ्री में नहीं दिए हैं। अगर आपके दिल में कोई हिचकिचाहट है तो आप इसे धीरे धीरे चुका सकते हैं। मैं इसे कैसे चुकाऊंगा? मैंने नेचुरल तरीके से कहना चाहा कि मेरे पास तो कोई ढंग की जॉब भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाई, मेरी नजरें उसके बिल्कुल करीब आ चुकी आंखों से मिल गईं। उसकी उन पानी जैसी साफ आंखों में इस समय मेरी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप मेरे लोन को चुकाने के लिए मेरे घर की सफाई करना कंटिन्यू रख सकते हैं। आपके काम करने की स्किल को मैंने बार बार देखा है और मैं उससे बेहद सेटिस्फाइड हूँ। एक बार की सफाई का मैं आपको 1000 युआन क्रेडिट दूंगी। ऐसा क्या? एक बार के 1000 युआन? ये प्राइस तो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा था। ऊपर से मेरे घर की सफाई करना जैसे वर्ड्स जब उसके खूबसूरत होठों से निकल रहे थे और जिस तरह का अट्रैक्शन उसकी आंखों में था, उसे इस बात का पूरा मतलब ही बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ किसी नॉर्मल काम की बात नहीं कर रही थी। मेरे सीने में दिल अब बिना कंट्रोल के जोरों से धड़कने लगा था और मैं अपनी लार निगलने पर मजबूर हो गया। उस शांत केबिन के माहौल में जैसे एक अजीब सा करंट दौड़ रहा था और रूम का टेम्परेचर भी कुछ डिग्री बढ़ गया था। अब आपका एक्चुअली क्या मोटिव है? वह चेयर पर पीछे की तरफ झुक गई। उसने हाथ में पकड़े रेड वाइन के ग्लास को धीरे से घुमाया। इसका सीधा सा मतलब वही है जो मैंने कहा, लोन चुकाना। लेकिन उसकी नजरें अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। उस अजीब से लंच के बाद से मेरे और येपचीथू
चीथू के बीच जैसे एक बहुत ही अजीब सा कनेक्शन बन गया था। हर 3-4 दिन में उसका मैसेज बिल्कुल राइट टाइम पर आ जाता था। मैसेज का कंटेंट हमेशा एक जैसा होता था, लेकिन उसका टोन बहुत ही जिद्दी होता था। चांग वेई घर फिर से गंदा हो गया है, जल्दी आकर साफ करो। मैसेज के एंड में हमेशा 1000 युआन का पेमेंट ट्रांसफर अटैच रहता था। हर बार मैं खुद को यही समझाता था, यह तो बस लोन चुकाने का एक तरीका है और यह एक पूरी तरह से लीगल काम है। लेकिन हर बार जब मैं चाबी से रूम नंबर 1704 का दरवाजा खोलता था और उस घर को देखता था, जो भले ही पहली बार जितना डरावना नहीं था लेकिन फिर भी काफी बिखरा हुआ होता था, तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। आखिर इस घर में मेरा स्टेटस क्या था? एक पर्सनल क्लीनर या उसकी किसी अजीब पसंद का कोई खिलौना? जब मैं सफाई करता था तो ये चीथू कभी घर पर होती थी और कभी नहीं, लेकिन जब भी वह घर पर होती थी वह सोफे पर आराम से सिमट कर बैठ जाती थी, अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम करती थी या फिर कोई मूवी देखती थी। हर थोड़ी देर में उसकी नजरें स्क्रीन से हट जाती थीं और सीधे मुझ पर टिक जाती थीं। वह लुक ऐसा नहीं था जैसे कोई बॉस काम की चेकिंग कर रहा हो, बल्कि ऐसा था जैसे वह मुझे एंजॉय कर रही हो, मुझे निहार रही हो। उसकी उस नजर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, यहाँ तक कि मेरे पोछा लगाने के मूवमेंट्स भी थोड़े अजीब और अनकंफर्टेबल हो जाते थे। एक बार जब मैं किचन में गैस स्टोव पर जमे एक बहुत ही जिद्दी उनेल के दाग से फाइट कर रहा था, वह अपने सॉफ्ट स्लीपर्स पहनकर मेरे पास आई। क्या तुम्हें सिर्फ साफ सफाई करना ही आता है? मुझे भूख लगी है। डिब्बा बंद रेडी टू ईट फूड खाकर मैं पूरी तरह बोर हो चुकी हूँ। मैंने अपनी पलकें उठाने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने थोड़ा रूखेपन से जवाब दिया, अगर डिब्बा बंद खाना पसंद नहीं है तो खुद कुकिंग करना सीख लो, मुझे कुकिंग करना नहीं आता। उसकी आवाज में एक अजीब सा प्यारा और नखरे वाला टोन मिक्स था। तुम जिस तरह परफेक्टली काम करते हो उसे देखकर लगता है कि तुम्हारी कुकिंग भी खराब नहीं होगी, जरा अपना हुनर दिखाओ। पता नहीं उसके उस चैलेंजिंग अंदाज की वजह से या फिर मेरे अंदर खुद को प्रूफ करने की कोई दबी हुई इच्छा थी, न जाने क्या सोचकर मैंने हाथ का क्लीनिंग क्लॉथ नीचे फेंक दिया, हाथ धोए और उसके फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। अंदर कुकिंग की सारी चीजें काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल, शायद रिसेंटली ही खरीदी गई थी। क्या खाना है? मैंने एप्रन बांधते हुए बहुत ही रफ टोन में पूछा। तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी बनाओगे मैं खा लूंगी। उसी दिन मैंने फ्रिज में रखे सामान से एक सिंपल सा लंच तैयार किया, जिसमें 3 डिशेज और एक सूप था, स्वीट एंड सोर बोनलेस रिब, स्टीम्ड फिश, गार्लिक ब्रोकोली और एक टोमेटो एग सूप। ये सब बहुत ही नॉर्मल होम स्टाइल डिशेज थी, लेकिन मसालों का बैलेंस मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा था। जब खाना टेबल पर सर्व हुआ और येपचीथू ने उस रिब्स का पहला बाइट लिया तो उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। चांग वेई, ये तो बहुत टेस्टी है। वह बिना अपनी इमेज की परवाह किए बहुत तेजी से खाने लगी और मुंह में खाना भरे हुए ही तारीफ करने लगी। ये तो 5 स्टार होटल के शेफ से भी ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी कुकिंग स्किल्स सच में नेक्स्ट लेवल है। उसे इतने मजे से खाते हुए देखकर मेरे दिल की हिचकिचाहट न जाने कैसे थोड़ी कम हो गई, यहाँ तक कि मुझे अंदर ही अंदर अचीवमेंट की एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उस दिन के लंच के बाद से येपचीथू ने मुझे बुलाने की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी और अब उसका पूरा फोकस साफ सफाई से हटकर सीधे किचन और कुकिंग पर शिफ्ट हो चुका था। एक दिन जब मैंने उसके बताए हुए एरिया की सफाई पूरी कर ली और किचन की तरफ बढ़ने ही वाला था, उसने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। चांग वेई, मुझे तुमसे एक बात डिस्कस करनी है। उसकी आवाज में एक छुपी हुई स्माइल थी। देखो, तुम सफाई करने में बहुत परफेक्ट हो, तुम्हारा बनाया खाना भी मेरे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट, और मुझे भी अपने डेली काम संभालने के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन की जरूरत है। तुम ये छोटे मोटे काम छोड़ो, सीधे फुल टाइम केयर टेकर बनकर मेरे घर पर ही क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? फुल टाइम यहीं रहना होगा? हाँ बिल्कुल। सैलरी 10,000 युआन पर मंथ होगी और रहना खाना पूरी तरह फ्री होगा। तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं खुद संभालूंगी जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। सारा पेमेंट मेरी तरफ से होगा। बताओ कैसा लगा? इस ऑफर को रिफ्यूज करने का तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए। 10,000 से ज्यादा की मंथली सैलरी और माँ के इलाज का पूरा खर्चा। इस ऑफर को सिर्फ लग्जरी या अच्छा बोलना बहुत छोटा वर्ड होगा। ये सीधे आसमान से टपका हुआ एक ऐसा जैकपॉट था जो सीधे मेरी सबसे बड़ी जरूरत पर आकर गिरा था। मेरे पास मना करने का कोई बहाना नहीं था और मैं मना करना चाहता भी नहीं। ठीक है, इस तरह मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और ऑफिशियली येपचीथू के घर के गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। मेरा स्टेटस एक पार्ट टाइम क्लीनर से बदलकर अब एक फुल टाइम केयर टेकर का हो चुका था। काम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था, क्लीनिंग, कुकिंग और कभी कभी बाहर के छोटे मोटे काम। उसकी पेमेंट करने की जेनरोसिटी सच में हैरान करने वाली थी, यहाँ तक कि उसने मुझे फर्स्ट मंथ की एडवांस सैलरी भी दे दी ताकि मैं उसे घर भेज सकूं। लेकिन जिस मोमेंट में ऑफिशियली येपचीथू के घर में शिफ्ट हुआ, उस आसमान से गिरे जैकपॉट की शुरुआती खुशी बहुत जल्दी एक बढ़ती हुई बेचैनी और टॉर्चर में बदल गई। और इस टॉर्चर की इकलौती वजह खुद येपचीथू थी। वह घर पर पूरी तरह से रिलैक्स रहती थी, या यूं कहें कि मेरे सामने उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज और दिखावा छोड़ दिया था। घर पर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल दिन ब दिन बहुत ज्यादा बोल्ड और फ्री होता जा रहा था। सिल्क की पतली स्लीवलेस नाइट ड्रेसेस जैसे उसका डेली होम यूनिफॉर्म बन चुकी थी। वह मटेरियल इतना लाइट था कि उसकी बॉडी के परफेक्ट और अट्रैक्टिव कट साफ दिखाई देते थे। पहले कभी इतने पास से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब एक ही घर में रहने की वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी शेप कितनी ज्यादा परफेक्ट थी। वह किसी वाइल्ड रोज की तरह थी जो पूरी तरह फ्री होकर खिलता है, बेहद अट्रैक्टिव और प्रिटी, जिससे एक अजीब सा सम्मोहन आता था। और मैं, जो नाम के लिए एक केयर टेकर, दिन ब दिन उस अट्रैक्टिव विजुअल के सामने अपनी बची कुची समझदारी और लॉजिक को बनाए रखने
की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं बार बार खुद को याद दिलाता था, चांग वेई, तुम यहाँ सिर्फ काम करने आए हो, वह तुम्हारी बॉस है जो तुम्हें सैलरी देती है, तुम्हारी माँ के इलाज का पैसा उसी के हाथ में है। भूल कर भी अपने दिमाग में कोई गलत थॉट मत आने देना। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंधे इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जैसे मैं एक परफेक्ट ब्लाइंड केयर टेकर हूँ। जब वह इतने शॉर्ट कपड़े में मेरे सामने घूमती थी, मैं तुरंत अपना सिर नीचे करके टेबल साफ करने में बिजी हो जाता था। जब वह कोई सामान उठाने के लिए नीचे झुकती थी और उसकी बॉडी के कट्स दिखते थे, मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़कर गैस स्टोव के बर्नर को चेक करने लगता था कि फ्लेम सही है या नहीं। लेकिन ऐसा लगता था कि येपचीथू ने मेरे सब्र और कंट्रोल की लिमिट टेस्ट करने का पूरा मन बना लिया। वह बिना थके लगातार मेरे कंट्रोल की बाउंड्री पर हिट कर रही थी। टाइम इसी तरह मेरे नर्वस होने और उसके पूरी तरह रिलैक्स रहने के बीच धीरे धीरे कैलेंडर के पन्नों की तरह बीतता गया। एक वीकेंड की दोपहर, वह अपने रूम से रेडी होकर बाहर आई। चांग वेई, मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ जाना है? मूवी देखने। कलीग ने टिकट्स गिफ्ट की हैं। नहीं जाएंगे तो वेस्ट हो जाएंगी। हम सीधे थिएटर पहुंचे, टिकट्स ली और अंदर जाकर अपनी सीट्स पर बैठ गए। जब लाइट्स ऑफ हुई और मूवी का डरावना और डार्क म्यूजिक बजना शुरू हुआ, तब जाकर मेरे स्लो दिमाग को समझ आया, शिट, ये तो एक हॉरर मूवी है। मैंने नेचुरल तरीके से अपना सिर घुमाया और पास बैठी येपचीथू को देखा। स्क्रीन की लाइट से उसका चेहरा कभी साफ तो कभी डार्क दिख रहा था। मूवी का फ्लो बहुत फास्ट था और स्क्रीन पर डरावने सीन्स लगातार आ रहे थे। जब भी स्क्रीन पर कोई भूत अचानक सामने आता या कोई डरावनी आवाज गूंजती, येपचीथू पूरी तरह कांप उठती और अपनी सांसें रोक लेती। मूवी को शुरू हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह अनजाने में अपनी सीट से खिसक कर बिल्कुल मेरे पास आ गई। उसकी आर्म मेरी आर्म से पूरी तरह टच हो रही थी और उसकी हल्की सी कंपार्टमेंट मुझे फील हो रही थी। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने अपनी जिद दिखाई, लेकिन उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से कांप रही थी। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम है, शायद ऐसी बहुत तेज है, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बता रही थी कि वह ठंड से ज्यादा डर की वजह से कांप रही थी। अगले ही पल स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावना और खूनी सीन आया। कैरेक्टर की चीख के साथ ही येपचीथू के मुंह से एक डर की आवाज निकली। उसने खुद को पूरी तरह समेटा और सीधे मेरी बाहों में आकर छिप गई। एक सॉफ्ट और बेहद खूबसूरत बॉडी बिना किसी डिफेंस के सीधे मेरी छाती से आकर टकरा गई। उसके बदन की फ्रेश खुशबू थिएटर के पॉपकॉर्न की स्वीट स्मेल के साथ मिक्स होकर सीधे मेरी सांसों में समा गई। मेरा पूरा शरीर उसी पल जम गया। मेरे दोनों हाथ हवा में ही रुक गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां रख। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। मुझे बस अपनी बाहों में उसकी कांपती हुई बॉडी फील हो रही थी, जिसका टच बहुत ज्यादा रियल था। अगर आपको डर लग रहा है तो मत देख, घर चलते हैं। टिकट्स ली हैं तो वेस्ट नहीं कर सकते। उसने अपना चेहरा मेरी छाती में छुपाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी बॉडी मेरी बाहों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह मूवी का बाकी का आधा हिस्सा उसने पूरी तरह मेरी बाहों में ही बिताया। मैं सच में उसके लिए एक बड़े ह्यूमन पिल्लो की तरह बन चुका था। मैं 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एंड में मैंने बहुत ही सावधानी से अपने हाथ उसकी बैक पर रखे, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि मैं किसी गलत जगह टच न कर दूं। स्क्रीन पर क्या स्टोरी चल रही थी मुझे एक भी फ्रेम याद नहीं था। मेरे सारे सेंसर्स सिर्फ मेरी बाहों में मौजूद उस लड़की पर फोकस थे। उसके बाल मेरी ठुड्डी को टच कर रहे थे, जिससे एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी। उसकी सांसों की गर्माहट कपड़ों से होते हुए मेरी स्किन को फील हो रही थी। उसका वह सॉफ्ट टच मेरे बहुत करीब था। यह सचमुच दुनिया का सबसे खूबसूरत और मीठा टॉर्चर था। थिएटर की लाइट्स ऑन हुई, जो यह बता रही थी कि मूवी खत्म हो चुकी है। वह जैसे किसी गर्म चीज से टच हो गई हो। झटके से मेरी बाहों से दूर हट गई। उसके दोनों गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। वह तुरंत खड़ी हुई और ऑलमोस्ट भागते हुए बाहर निकल गई। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की बढ़ती धड़कन को शांत किया और उसके पीछे चल पड़ा। घर वापस आते समय कार के अंदर एक अजीब सा साइलेंस और अट्रैक्शन था। उसका पूरा ध्यान स्टीयरिंग व्हील पर था और मैं विंडो से बाहर अंधेरी रात को तेजी से पीछे छूटते हुए देख रहा था। लेकिन कुछ देर पहले का वह सॉफ्ट टच और दिल की वह तेज धड़कन अभी भी मेरे दिमाग से गायब नहीं हुई थी। मुझे लगा कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन किसे पता था कि आधी रात को जब मैं ऑलमोस्ट सो रहा था, मेरे बेडरूम के दरवाजे पर किसी ने धीरे से नॉक किया। चांगवेई, चांगवेई, क्या तुम सो गए? दरवाजे के बाहर से येपचीथू की आवाज आई, जिसमें एक साफ डर और हिचकिचाहट थी। मैं आलस से उठा और दरवाजा खोला। सामने वह अपनी वही सिल्क की स्लीवलेस और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस पहने खड़ी थी। ऊपर से उसने एक लाइट जैकेट डाल रखी थी, हाथ में अपना पिल्लो लिया था और नंगे पैर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जैसे कोई छोटा खरगोश डर गया हो। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मूवी के सीन्स बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे रूम में नीचे फ्लोर पर अपना बेड लगा सकती हूँ? उसकी इस सिचुएशन को देखकर और उसके इस बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल पर नजर जाते ही मेरे सिर की नसें जोरों से धड़कने लगी। उसे अपने रूम में फ्लोर पर सुलाना, यह भला कैसा लॉजिक था? एक लड़का और एक लड़की आधी रात को इस तरह। लेकिन वह मेरी बॉस थी, मुझे सैलरी देने वाली और मेरी माँ के इलाज का खर्चा उठाने वाली। इस समय वह सच में डरी हुई थी और उसने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। मैंने एक गहरी सांस ली। आप बेड पर सो जाइए। मैं फ्लोर पर लेट जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मैंने तुरंत काम शुरू किया और अलमारी से एक्स्ट्रा मैट्रेस और ब्लैंकेट निकाल लिया। आप बॉस हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बॉस फ्लोर पर सोए। उसने चुपचाप मुझे देखा जब मैं बहुत तेजी से फ्लोर पर अपना बेड अरेंज कर रहा था। तो फिर तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, उसने एंड में बहुत ही धीमी आवाज में कहा और धीरे से मेरे बेड पर जाकर लेट
लेट गई। मैंने रूम की मेन लाइट ऑफ कर दी, बस एक छोटा सा नाइट लैंप ऑन रहने दिया जिसकी हल्की येलो लाइट रूम में फैल रही थी। इसके बाद मैं तुरंत फ्लोर पर अपने ब्लैंकेट में चला गया, बेड की तरफ अपनी बैक की ओर आंखें कसकर बंद कर ली। गुड नाइट चांग वेई, उसकी आवाज बेड के ऊपर से आई जिसमें एक हल्की सी राहत की सांस छुपी थी जो ऑलमोस्ट न के बराबर सुनाई दी। गुड नाइट। रूम में फिर से पूरी तरह सन्नाटा छा गया, बस दो लोगों की सांसों की आवाजें आ रही थी जो एक दूसरे से मिक्स हो रही थी। मैं यहाँ तक कि बेड पर उसके बार बार साइड चेंज करने की आवाज भी साफ सुन पा रहा था। रात के उस गहरे सन्नाटे में कपड़ों के आपस में रगड़ने की वह हल्की सी आवाज भी मेरे कानों में कई गुना बड़ी होकर गूंज रही थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक इस सिचुएशन को झेलता रहा। एंड में बॉडी की थकावट और माइंड की उस नर्वसनेस के बीच मैं गहरी नींद में सो गया। सपने में मैं जैसे अपने बचपन के दिनों में वापस चला गया था। मेरी बाहों में हमारी पुरानी पालतू बिल्ली थी जो कई सालों से हमारे साथ थी। सपने में वह पूरी तरह सॉफ्ट और गर्म फील हो रही थी और उससे धूप जैसी एक अच्छी महक आ रही थी। वह मेरी बाहों में कंफर्टेबल होकर सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसके गले से बहुत ही सेटिस्फाइड आवाज आ रही थी। मैंने नेचुरल तरीके से अपनी बाहों को और कस लिया, उस सॉफ्ट और गर्म बिल्ली को अपने सीने से और ज्यादा लगा लिया, यहाँ तक कि अपना चेहरा उसके सॉफ्ट फर पर रख दिया। एक ऐसी शांति और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी, उसने मुझे पूरी तरह घेर लिया। ये सपना सच में बहुत ही खूबसूरत था। उस एक साथ रूम शेयर करने वाली रात के बाद से मेरे और येपचीथू के बीच की बाउंड्री और भी ज्यादा धुंधली हो गई। वह बहुत ही स्पेशल हो गई थी, जैसे उसे कोई नया गेम मिल गया। वीकेंड्स पर मुझे बाहर ले जाने की उसकी फ्रीक्वेंसी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसका बहाना हमेशा यही होता था कि लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, हमेशा घर में बंद नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारी हर ट्रिप के पीछे एक अजीब सा अट्रैक्शन और रोमांस साफ महसूस होता था। जब हम किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाते थे, वह एक बहुत ही फिटिंग वाली ड्रेस पहनती थी। जब मैं नीचे झुककर किसी पेंटिंग के नोट को ध्यान से पढ़ रहा होता था, वह भी बिल्कुल परफेक्टली मेरे क्लोज आकर नीचे झुक जाती थी। जब हम नए खुले लग्जरी स्टोर्स पर जाते थे, जब वह ऐसी ड्रेसेस ट्राई करती थी जिनकी प्राइस देखकर होश उड़ जाए, वह हमेशा अपनी ड्रेस का एक कोना उठाती थी। चांग वेई, क्या यह मुझ पर अच्छी लग रही है? इन लगातार होने वाली डेट्स और एक ही घर में रहने की वजह से उसके बारे में मेरी समझ अब सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं रह गई थी। जब उसका मूड अच्छा होता था, वह बातों बातों में अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीजें शेयर करती थी। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसका बैकग्राउंड क्या था। वह एक परफेक्ट रिच फैमिली की बेटी थी। उसके फादर ने स्टार्टिंग के सालों में एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की थी। उनकी फैमिली का स्टेटस बहुत हाई था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ साल पहले उसके फादर को एक क्रिटिकल इलनेस हो गई। अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स में न जाने क्या सोचकर उन्होंने कंपनी के सारे मेजर शेयर्स बेच दिए और पीछे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए जो उन दोनों माँ बेटी की पूरी लाइफ के लिए काफी थी। इस बड़े सदमे की वजह से उसकी माँ अब ऑलमोस्ट पूरे साल बाहर ही ट्रैवल करती रहती थी ताकि अपना मन बहला सके। वह घर बहुत कम आती थी। येपचीथू खुद भी इन दिखावे वाली लग्जरी पार्टीज और हाई सोसाइटी के सोशल सर्कल से पूरी तरह बोर हो चुकी थी। वह इससे नफरत करती थी। इसीलिए उसने टाइम पास करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और रिलैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो फिर आपने पहले किसी पार्ट टाइम मेड या किसी प्रोफेशनल केयर टेकर को काम पर क्यों नहीं रखा? मैंने फाइनली वह सवाल पूछ ही लिया जो काफी टाइम से मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसकी फैमिली स्टेटस के हिसाब से एक प्रोफेशनल स्टाफ ढूंढना उतना ही इजी था जितना पॉकेट से कोई सामान निकालना। फिर घर की ऐसी हालत क्यों हो गई थी और बात मुझ तक कैसे पहुंची? एक चोर जो अचानक इस काम में आ गया। ये सवाल सुनते ही येपचीथू जो मेरे लाए हुए लिली के फ्लावर्स को वास में अरेंज कर रही थी, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और मेरी तरफ देखकर एक स्माइल दी। बाहर से बुलाए गए लोगों में से कोई भी तुम्हारी तरह परफेक्ट और केयरिंग नहीं हो सकता। उस स्माइल में थोड़ा सा खुद पर तंज था और एक ऐसा मतलब था जिसे वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता था। उसकी आवाज बहुत ही लाइट और अट्रैक्टिव थी। उसकी गहरी नजरें एक बार मेरे पूरे चेहरे पर घूमी, लेकिन एंड में उसने मुझे कोई रियल आंसर नहीं दिया। दिन इसी तरह मेरे जैसे घरेलू केयर टेकर की नर्वसनेस के बीच धीरे धीरे बीतते गए और येपचीथू का यह अट्रैक्शन दिन ब दिन और बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे बर्थडे के दिन मैं खुद भी इस बात को ऑलमोस्ट भूल ही चुका था। सुबह सुबह मुझे माँ का एक विशिंग मैसेज मिला। मेरे दिल में थोड़ा सा इमोशनल फील आ ही रहा था कि तभी येपचीथू बहुत ही सीक्रेट तरीके से मेरे पास आई। चांग वेई, आज वेदर बहुत अच्छा है, घर में बंद मत रहो, मेरे साथ वॉक पर चलो। मेरे मुंह से आधा वर्ड भी नहीं निकला था कि उसने मुझे झटके से दरवाजे से बाहर खींच लिया। ये वक्त सुबह की पहली धूप से शुरू होकर शाम ढलने तक चलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही एक परफेक्ट शेड्यूल प्लान कर रखा था। टाइमिंग बहुत ही टाइट थी, लेकिन हर जगह उसकी केयर साफ दिख रही थी। जैसे वह मुझे उस टेक एग्जीबिशन में ले गई जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता था, लेकिन टिकट के पैसों की वजह से कभी नहीं गया। फिर हम रूफटॉप पर बने एक घूमते हुए रेस्टोरेंट में गए, जहां हमने एक बहुत ही लग्जरी और शानदार लंच एंजॉय किया। दोपहर में वह मुझे जबरदस्ती उस गेमिंग जोन में ले गई जिसका क्रेज मुझे बचपन में सबसे ज्यादा था। गन पकड़कर मशरूम्स पर निशाना लगाते समय उसका वह नर्वस अंदाज बहुत ही क्यूट लग रहा था। मॉल्स वाले गेम में भी वह बिना किसी रिदम के बस हैमर चला रही थी, लेकिन हंसते समय वह दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और फ्री दिख रही थी, बिल्कुल एक हाई स्कूल की स्टूडेंट की तरह जो क्लास बंक करके घूमने आई हो। शाम होते होते मेरे दोनों हाथों में बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स आ चुके थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 90% सामान उसकी खुद की शॉपिंग का था। मेरे दोनों पैर इतने थक चुके थे
जैसे वे मेरे खुद के न हो। तुम क्या खाना चाहते हो? रेस्टोरेंट तुम चुनो, पेमेंट मेरी तरफ से होगी। शहर की जलती हुई लाइट्स को अपने सामने देखते हुए थकावट के साथ साथ मेरे दिल में एक अजीब सी इच्छा जागी, क्यों ना आज रात घर चलकर खाएं, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा। येपचिथू थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। ठीक है, फिर घर चलकर ही खाते हैं। हम पास के एक सुपरमार्केट से कुकिंग का सामान ले लेते हैं। हम पास के ही एक स्टोर में चले गए। वह शॉपिंग कार्ट को इस तरह पुश कर रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा दुनिया की हर चीज को लेकर एक्साइटेड हो। उसे जो भी इंग्रेडिएंट इंटरेस्टिंग लगता वह उसे कार्ट में डाल देती। क्या तुम्हें यह बनाना आता है? और वह भी, मुझे तुम्हारी सिग्नेचर डिश खानी है। हम सामान से भरे भारी बैग्स लेकर वापस रूम नंबर 1704 में आ गए। किचन में मैंने एप्रन बांधा और सीधे स्टोव के पास काम में बिजी हो गया। आज उसने अपना वह रूल तोड़ दिया और सोफे पर बैठने के बजाय किचन में एक हाई चेयर ले आई। वह किचन के काउंटर के पास बैठ गई, दोनों हाथों से अपना चेहरा संभाला और चुपचाप मुझे देखने लगी। सब्जियां धोना, मीट काटना, कुकिंग करना और मसाले चेक करना, मैंने अपना पूरा ध्यान किचन पर लगा दिया। उसके कानों में सिर्फ चॉपिंग बोर्ड पर चाकू चलने की परफेक्ट आवाज और पैन में ओनेल के गर्म होने की आवाज आ रही थी। और कभी कभी मेरी आवाज आती थी कि प्लीज मुझे नीचे से वो प्लेट दे दो या थोड़ा सा धनिया पकड़ा दो। इस मोमेंट पर वह एक एक्टिव हेल्पर की तरह मेरे छोटे मोटे काम संभाल रही थी। रूम में येलो लाइट की गर्माहट फैली थी और पूरा घर एक बेहद कंफर्टेबल और शांत माहौल से भर गया था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब एंड में सूप भी बनकर रेडी हो गया तो टेबल पर 8-9 डिशेज सज चुकी थी, जो दिखने और खुशबू में लाजवाब। येपचिथू न जाने कहां से रेड वाइन की एक बोतल ले आई, जो दिखने में काफी महंगी लग रही थी। उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बोतल ओपन की और वाइन को ग्लास में निकाला। उसने मुस्कुराते हुए मेरे लिए वाइन सर्व और फिर अपना ग्लास भी फुल कर लिया। हमारे शेफ साहब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतने सारे खाने और सामने बैठी उसकी प्यारी स्माइल को देखकर मेरे दिल का एक कोना जैसे पिघल कर पूरी तरह सॉफ्ट हो गया। फैमिली के साथ खाने का यह टेस्ट मैंने बहुत लंबे समय से फील नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने स्पून उठाया और इस स्पेशल बर्थडे लंच को एंजॉय करने वाला था, येपचिथू ने धीरे से अपना हाथ मेरी कलाई पर रख दिया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक और बहुत सारी एक्साइटमेंट थी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, बर्थडे गिफ्ट। मैं हैरान रह गया, क्या अब तक का यह सारा अरेंजमेंट काफी नहीं था? उसने मुझे जवाब दिया। वह सीधे खड़ी हुई, मुझे लिविंग रूम में ले गई और सोफे पर बैठा दिया। तुम यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो। चुपके से देखने की बिल्कुल कोशिश मत करना। उसकी आवाज में एक प्यारा सा ऑर्डर था जिसमें मना करने का कोई चांस नहीं था। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट भी थी और हंसी भी आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह रिच गर्ल अब क्या नया सस्पेंस क्रिएट करने वाली है। मेरे कानों में उसके बेडरूम की तरफ जाते कदमों की आवाज आई और अगले ही पल दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था और लिविंग रूम में इतना सन्नाटा था कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वह आखिर अंदर क्या कर रही थी? जब मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं चुपके से आंखें खोलने ही वाला था, तभी ज्वेलरी के आपस में टकराने की एक हल्की सी खनक सुनाई दी, जिसके साथ एक बहुत ही लाइट और फ्रेश खुशबू हवा में फैल गई। ये महक उसके डेली परफ्यूम से बिल्कुल अलग थी। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, उसकी आवाज आई, जिसमें एक छुपी हुई नर्वसनेस और शर्म साफ महसूस हो रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसी पल मेरी सांसें थम गई। मेरे दिल ने जैसे एक धड़कन मिस कर दी हो। लिविंग रूम की उस सॉफ्ट लाइट के नीचे येपचिथू बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने एक बेहद ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल हानफू ड्रेस पहन रखी थी। नीले समंदर के रंग का वह सिल्क का लहंगा और चोली सचमुच टॉप क्वालिटी के थे। उस पर कमल के फूलों के धागों से बहुत ही बारीक और शानदार एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसकी डीली और लंबी आस्तीनें हवा में तैर रही थी और ड्रेस का निचला हिस्सा पानी के बहाव की तरह फ्लोर को टच कर रहा था। उसके घने काले बालों को एक बहुत ही क्लासिक और ग्रेसफुल स्टाइल में ऊपर बांधा गया था। बालों की कुछ लटें उसके गालों पर बिखरी हुई थी, जो उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन और पेंटिंग जैसे खूबसूरत चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। आम दिनों में वह कभी बेहद अट्रैक्टिव तो कभी बहुत ही सिंपल और प्यारी लगती थी, लेकिन इस समय वह किसी पुरानी पेंटिंग से बाहर आई एक अप्सरा जैसी लग रही थी, बेहद ग्रेसफुल और एलिगेंट, जैसे वह इस दुनिया की हो ही नहीं। मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर उसने अपने होठों को भींचा और एक प्यारी सी स्माइल दी, जिससे उसके गालों पर हल्के डिंपल्स उभर आए। चांगवे, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए एक डांस परफॉर्म करना चाहती हूँ, इसे मेरा बर्थडे गिफ्ट समझो। अपनी बात खत्म करते ही उसने मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, हाथ ऊपर उठाए और एक बहुत ही क्लासिक पोज ले लिया। बैकग्राउंड में एक पुराना म्यूजिक धीरे धीरे बजने लगा और उसकी बॉडी उस रिदम के साथ बहुत ही ग्रेसफुली मूव करने लगी। उसकी लंबी आस्तीनें हवा में ऐसे तैर रही थीं जैसे पानी का बहाव हो, बिल्कुल किसी धुंध या कोहरे की तरह। उसकी ड्रेस का घेरा किसी जन्नत के सीन जैसा लग रहा था। उसके डांस मूव्स बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थे, यहाँ तक कि कुछ टर्न्स पर वह थोड़ी सी नर्वस भी दिख रही थी, लेकिन उसका वह पूरा फोकस, जिसमें कोई दिखावा नहीं था, और उसका अपना सब कुछ इस डांस में लगा देना। इसके साथ ही उसकी चमकती आंखों में छिपा हुआ वह गहरा प्यार किसी भी प्रोफेशनल डांसर के परफेक्ट मूव से कहीं ज्यादा पावरफुल और इंप्रेसिव था। जब वह राउंड घूमती थी तो उसके काले बाल और उसकी ड्रेस का घेरा एक साथ हवा में लहराते थे, जैसे चांदनी रात में कोई नीला कमल खिल गया हो। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट और बहुत सारे जज्बात थे। उसकी आंखों में आसमान के सारे तारे
और मेरी वह दीवानों जैसी इमेज साफ दिख रही थी। टेबल पर शानदार खाना और वाइन सजी हुई थी और सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरे लिए उस हानफू ड्रेस में डांस कर रही थी। इस मोमेंट पर वह चोर वाली बात, वह केयर टेकर का स्टेटस, वह बॉस वाली पोजीशन, सारी बाउंड्रीज और पहचान पूरी तरह से गायब हो चुके थे। मैं सोफे पर पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठ गया और अपने सामने इस जादुई सीन को देखने लगा। मेरे सीने में एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जो बिल्कुल रियल नहीं लग रही थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। मू चांग वेई की ऐसी क्या औकात कि मुझे किसी किंग जैसा फील हो रहा था। और मेरे सामने खड़ी यह बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी नजरें स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थी। डांस का एंड उसने एक बहुत ही प्यारे से पोज और शर्माते हुए ऊपर देखने के साथ किया। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। बस हम दोनों की थोड़ी तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी और वह अट्रैक्शन जिसे वर्ड्स में कहने की जरूरत नहीं थी, वह पहले ही पूरे रूम में एक लहर की तरह फैल चुका था। वह अपनी जगह पर शांत खड़ी थी। उसके दोनों गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे। उसकी सांसें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में एक बोल्डनेस के साथ साथ हल्की सी हिचकिचाहट भी थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, चांग वेई, क्या तुम्हें पसंद आया? मेरे सामने खड़ी उस अप्सरा जैसी लड़की को देखकर, जिसकी आंखों में मेरे लिए गहरा प्यार था, मेरे सीने में दिल जैसे ड्रम की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। पसंद आया? मेरी आवाज इतनी भारी हो गई कि ठीक से निकल भी नहीं रही थी। बहुत ज्यादा पसंद आया। येपचिथू की आंखें तुरंत चमक उठी, जैसे बहुत सारे तारे एक साथ उसकी आंखों में आ गिरे हों। उसके गालों की लाली और ज्यादा गहरी हो गई। वह आराम से चलकर आई और मेरे अपोजिट साइड बैठ गई। तो फिर चलो अब खाना खाते हैं। जरा हमारे चांग शेफ के हाथ का टेस्ट चेक किया जाए। बिल्कुल। मैंने अपना ग्लास उठाया और धीरे से उसके ग्लास से टच किया। वह वाइन के ग्लासेस की खनक एक सीक्रेट सिग्नल की तरह थी जिसने इस रात की शुरुआत कर दी थी, जो आगे चलकर बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली थी। खाना सचमुच लाजवाब था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर एक डिश मेरी सीक्रेट और बेस्ट रेसिपी थी। हम खाना एंजॉय करते हुए दिन में देखी गई एग्जीबिशन और गेमिंग जोन की मजेदार बातें याद करके हंस रहे थे। टेबल का माहौल बहुत ही रिलैक्स और खुशनुमा था। वह मुझे बार बार वाइन ऑफर कर रही थी। लाइट्स और वाइन के असर से उसकी खूबसूरत आंखें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, जो सीधे दिल पर वार कर रही थी। वाइन का टेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फ्रूटी था। मेरी वाइन पीने की कैपेसिटी वैसे कभी खराब नहीं रही है। आम दिनों में अगर मैं थोड़ी ज्यादा देसी ड्रिंक भी ले लूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं क्यों आज रात सिर्फ कुछ ग्लासेस वाइन पेट में जाते ही एक अजीब सा तेज नशा अचानक मेरे अंदर बढ़ने लगा। मेरा सिर बहुत भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। सामने की चीजें धुंधली होने लगी। मेरे अपोजिट बैठी येपचिथू का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे किसी फिल्टर के पीछे धुंधला सा दिख रहा था, जो इतना खूबसूरत था कि रियल नहीं लग रहा था। मेरी बॉडी के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी हो। मेरा गला और मुंह पूरी तरह सूख रहे थे और मेरे दिल की धड़कन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैंने अपना सिर थोड़ा हिलाया, खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन चक्कर और ज्यादा बढ़ने लगे। क्या हुआ चांग वेई? क्या तुम्हें नशा हो गया है? येपचिथू की आवाज में एक फिक्र साफ महसूस हो रही थी। वह थोड़ा और मेरे करीब आई। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छूकर गुजरी। मैंने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी उन आंखों में जहां कुछ देर पहले एक शर्म और एक्साइटमेंट थी, न जाने कब वह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक ऐसी चालाक स्माइल आ चुकी थी जैसे उसका मिशन पूरा हो गया हो। बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी बिल्ली को उसकी पसंद की फिश मिल गई हो। ये ठीक नहीं है, इस वाइन में कुछ मिक्स है। ये थॉट बिजली की तरह मेरे इस भारी दिमाग में आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक बहुत ही अजीब सी कमजोरी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरी बॉडी का वह मूवमेंट पूरी तरह बेकार गया। मेरे हाथ इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें उठाने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने बहुत मुश्किल से एक वर्ड बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे सामने पूरी दुनिया गोल गोल घूमने लगी और इसके ठीक बाद मेरा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से अंधेरे में खो गया। होश खोने से ठीक पहले के उस धुंधले सीन में मैंने देखा कि येपचिथू सीधे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म और जीत की एक अजीब सी मिक्स फीलिंग थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि वह जीत चुकी है। उसके खूबसूरत हाथों ने धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ जाकर उस शानदार हानफू ड्रेस की सिल्क की बेल्ट को ओपन कर दिया। लाइट की रोशनी में उसकी सॉफ्ट स्किन चमक रही थी। वह थोड़ा नीचे झुकी और मेरे करीब आई। उसकी उंगलियों से वही फ्रेश खुशबू आ रही थी जिससे वह मेरे गर्म माथे को सहलाने लगी। उसके बाद धीमे वर्ड्स मेरे कानों में गूंज रहे थे और आखिरी सीन जो मेरी आंखों के सामने आया वह था उसके होठों पर सजी एक बेहद अट्रैक्टिव, शर्मीली लेकिन बोल्ड स्माइल। और इसके बाद मैं पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली तो विंडो से आती तेज धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, जिसने मुझे जगा दिया था। मेरा सिर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे अब भी फट जाएगा। मैंने अपनी पलकें थोड़ी उठाई और सामने का सीन धीरे धीरे साफ होने लगा। छत पर एक अजीब सा आलीशान झूमर लगा था और नीचे का बेड और ब्लैंकेट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये वह गेस्ट रूम नहीं था जहां मैं सोता था। अचानक मुझे कुछ रियलाइज हुआ और मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। येपचिथू बिल्कुल मेरे पास सो रही थी। उसकी गहरी नींद चल रही थी। उसके लंबे काले बाल पिल्लों पर पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसकी लंबी पलकें पूरी तरह शांत थी और जो ब्लैंकेट था वह न जाने कब खिसक कर उसकी कमर तक जा चुका था, जिससे उसके परफेक्ट शोल्डर्स और कॉलर बोन साफ दिख रहे थे और वहां कोई कपड़ा नहीं था। मेरा दिमाग एक तेज धमाके के साथ ब्लैंक हो गया। पूरी बॉडी जम गई और यहाँ तक कि मेरी सांसें भी रुक गईं। कल रात की वे टूटी फूटी यादें मेरे दिमाग में तेजी से वापस आने लगी। वह खूबसूरत डांस, वह अजीब सा नशा, वह ड्रेस की बेल्ट का ओपन होना
होना और उस अंधेरी रात में हमारे बीच का वह सब कुछ। ठीक उसी मोमेंट मेरे पास सो रही उस लड़की ने एक हल्की सी आवाज की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे मेरी उस हैरान और डरी हुई आंखों से मिली। वह पहले तो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई और फिर अगले ही पल उसके दोनों गालों पर एक गहरी लाली छा गई। उसने तुरंत ब्लैंकेट को ऊपर खींचा और अपने चेहरे को छुपा लिया। बस उसकी वे चमकती हुई आंखें बाहर दिख रही थी। उधर मत देखो, मुझे मत देखो। उसकी उन नजरों में एक शर्म थी, एक नर्वसनेस थी और साथ ही एक छुपी हुई चालाकी भी थी जिसे पहचानना मुश्किल नहीं था। चांगवे, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। जिस दिन तुमने मेरे घर की सफाई की थी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें लाइफ टाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है। अब हम एक परफेक्ट फैमिली बनने वाले हैं। कहानी खत्म।